हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। इसके जो पहले के क्वेश्चन थे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, वो मैं करवा चुकी हूँ आपको पहले की वीडियो में। इसका जो फर्स्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। और आपको और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनको आपकी बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी। आज हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन शॉर्ट नोट ऑन GTI। सिर्फ जो टैक्स पेयर आदमी होते हैं उनको ही दिया जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर फॉर द पर्पज टू आइडेंटिफाई करने के पर्पज से उनको पैन दिया जाता है, पैन नंबर दिया जाता है। पैन इज मीन टू आइडेंटिफाई द रिटर्न टैक्स। जो रिटर्न टैक्स होता है उसको पैन इज आइडेंटिफाई द रिटर्न टैक्स पेमेंट चैलेंजेस एक्सेट्रा। जो रिटर्न टैक्स पेमेंट रिटर्न में जो टैक्स पेमेंट चैलेंजेस है उनको बताता है। पैन हैज़ 10 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड इट इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ कार्ड। जो पेन होता है वो इशू किया जाता है कार्ड के द्वारा। कार्ड होता है पेन, एक पेन कार्ड जिसे हम बोलते हैं। देर आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग पेन विच आर एज फॉलोज। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर पेन। हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है अगर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है तो। इफ़ एन SSC हैज़ नॉट बीन अलॉटेड पेन, किसी SSC को पैन कार्ड अलॉट नहीं किया गया है तो ही मस्ट अप्लाई फॉर इन फॉर्म नंबर 49A विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। जो प्रिस्क्राइब टाइम होता है उसके अंदर उसको 49 नंबर उसको अप्लाई करना पड़ेगा वो फॉर्म। द असेसिंग ऑफिसर हैज़ ऑल्सो अलॉट। और जो SSC ऑफिसर होता है उसके पास भी गोट अ पावर टू अलॉट ऑफ एनी अदर पर्सन टू परमानेंट अकाउंट नंबर इट इज़ टैक्स पेबल बाय सच पर्सन। मतलब जो असेसिंग होता है, SSC ऑफिसर होता है, वो भी अलॉट कर सकता है परमानेंट अकाउंट नंबर किसी भी पर्सन को। इसके बाद सेकंड पॉइंट है क्वार्टिंग पेन। क्वार्टिंग पेन का मतलब क्या होगा? वंस अ परमानेंट अकाउंट नंबर हैज़ बीन अलॉटेड। जब एक परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट किया जाता है, कर दिया जाता है, सच नंबर मस्ट बी क्वार्टेड इन ऑल्सो रिटर्न। वो जो नंबर है वो हमें रिटर्न में भी होगा, चैलेंज एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर वो नंबर चाहिएगा और वो नंबर होगा। इसके बाद है केसेस व्हेन पेन इज कंपलसरी। किन किन केसेस के अंदर पेन कंपलसरी होता है? आजकल तो जब हम अकाउंट खुलवाते तब भी पैन कार्ड मांगते हैं और आधार कार्ड मांगते हैं तो वो कंपलसरी होता है। बट ये पहले का बताया गया है कि किन किन केस के अंदर पेन कंपलसरी होता है। देर आर फॉलोइंग केसेस व्हेन पेन इज रिक्वायर्ड। व्हेन इनकम एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट, जो हमारे एग्जम्पशन लिमिट है उससे हमारी इनकम बढ़ जाए। इफ़ ही इज़ इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं सामान या इम्पोर्ट करते तो भी उसको पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। इफ़ ही इज़ लाइबल टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, वो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए किसी बिहाफ ऑफ अदर पर्सन के। इफ़ हीज टोटल सेल टर्नओवर, जब उसकी जो टोटल सेल टर्नओवर है वो 5 लाख से इनकम के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो टोटल, हमने ये बात पढ़ी है। जैसे टैक्स कब लगता है? टैक्स लगता है जब हमारी जो सारी इनकम, पूरे साल की जो इनकम होती है उसको कैलकुलेट करके, और जो इनकम निकलती है, टोटल इनकम जो हमारी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ग्रोस टोटल इनकम नहीं होती है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो हमारी टोटल इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स इज लीव्ड ऑन। उसके बाद है राउंडेड ऑफ। हम ग्रोस टोटल इनकम को राउंडेड ऑफ नहीं कर सकते हैं। मतलब हमें, जैसे हमें नहीं पता है कि हमारी ग्रोस टोटल इनकम कितनी निकलेगी, हम उसको राउंड ऑफ नहीं करके देख सकते हैं। बट जो टोटल इनकम है उसको, तो हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज GTI एक्सप्लेन। इसके अंदर इसके हमें शॉर्ट नोट देना है कि GTI क्या होता है। GTI होता है ग्रोस टोटल इनकम। ये तो इसकी हो गई फुल फॉर्म की। जो ग्रोस टोटल इनकम होती है वो होती है GTI। The sum total of income of all five heads after adjustment of set of carry forward of losses is known as gross total income। जो टोटल इनकम होती है, ग्रोस टोटल इनकम, जो 5 हेड होते हैं उनको एडजस्ट करने के बाद और जो लॉसेज है उनको कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जो इनकम निकलती है हमारी वो होती है ग्रोस टोटल इनकम। इट इज बी नोटेड दैट द इनकम अंडर ईच हेड इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग डिडक्शन अलॉटेड अंडर दिस हेड। जो भी डिडक्शन होती हैं उनको करने के बाद, ये जो इनको करने के बाद
जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है वो निकलती है। कैसे निकलती है इसमें बताया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी इंक्लूड होती है इसके अंदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हमें हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है वो, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, जो भी हमें प्रोफेशन से या हमारे बिजनेस से जो इनकम हुई है वो। उसके बाद कैपिटल गेन, हमें कितना गेन हुआ है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी अदर सोर्सेज हैं उनसे जो हमें इनकम अर्न हुई है। एडजस्टमेंट ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम एंड डिमांडेड इनकम, जो भी हमें एडजस्टमेंट हुई है क्लबिंग के अंदर या डिमांडेड जो इनकम हो उसके अंदर, वो भी इंक्लूड होती है। एडजस्टमेंट ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, जो भी हमें कैरी फॉरवर्ड लॉस हुए हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करके उनको एडजस्ट करेंगे हम। उसके बाद हमारा निकलाएगा ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है, कितनी, कैसे निकलती है, ये हमें ये इसका फॉर्मेट है। इसके बाद क्या होगा, डिफरेंस क्या होता है ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम के अंदर। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा, डिफरेंस बिटवीन ग्रोस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। ये केयू यूनिवर्सिटी जो है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आया हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, देर आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन ग्रोस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। बहुत से डिफरेंस है टोटल इनकम के अंदर और ग्रोस टोटल इनकम के अंदर। टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम होती है सम टोटल ऑफ, इसका मीनिंग है सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ऑल 5 हेड्स, जो सारे जो 5 हेड्स हैं उनको मिला के जो इनकम निकलती है वो होती है ग्रोस टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम इज ग्रोस टोटल इनकम, और जो जो भी लेस डिडक्शन होती है उनको डिडक्ट करके जो इनकम निकलती है वो होती है टोटल इनकम। लिवेबल का मतलब क्या होगा कि ग्रोस टोटल इनकम जो होती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। नो टैक्स इज लीव्ड ऑन GTI, ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम के ऊपर जो ग्रोस टोटल इनकम उसको हम राउंडेड ऑफ नहीं कर सकते हैं, बट जो टोटल इनकम उसको हम राउंडेड ऑफ कर सकते हैं। हम नियरेस्ट लगा सकते हैं कि हमारी 10 साल में इतनी इनकम हुई है, तो इस साल में भी राउंडेड ऑफ करके हमारी मल्टीपल ऑफ 10 ईयर रुपीज़, मतलब जो टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़, जो नियरेस्ट मल्टीपल होता है 10 रुपीज़ का, उसको हम राउंड ऑफ करके हमारी, मतलब राउंड ऑफ मतलब जैसे कि अब 1,05,000 10 रुपये है तो उसको हम, या 1,05,090 है तो उसको हम राउंड ऑफ करके 6,000 रुपये लिख सकते हैं। 1,06,000 रुपये ऐसे लिख सकते हैं, बट जो ग्रोस टोटल इनकम होती है उसको हम राउंड ऑफ करके नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद रिलेशन, जो GTI कैन बी लेस देन टोटल इनकम और लेस देन GTI। जो GTI होता है वो हमेशा कम होता है टोटल इनकम से। टोटल इनकम से क्यों कम होगा भाई, ग्रोस टोटल इनकम तो जो ये सैलरी इनको निकाल के होता है, बट जो टोटल इनकम होती है वो हमेशा ग्रोस टोटल इनकम के इक्वल होगी। बट GTI जो होता है वो लेस होता है टोटल इनकम के, और जो TI है कैन बी इक्वल टू GTI, वो इक्वल हो सकता है ग्रोस टोटल इनकम के, बट वो कम नहीं होगा। इक्वल तो हो जाएगा बट वो कम नहीं होगा कभी भी। इन इंक्लूजन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम इज इंक्लूडेड इन GTI। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है इज नॉट इंक्लूडेड इन GTI, सॉरी, इज नॉट इंक्लूडेड इन GTI। ग्रोस टोटल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं होती है, बट जो टोटल इनकम होती है उसके अंदर इफ एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000, अगर हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा है, देन इट इंक्लूड इन टोटल इनकम, तो वो इंक्लूड होगी टोटल इनकम के अंदर ऑफ इंडिविजुअल टू कैलकुलेट इनकम टैक्स पेबल। जो इनकम टैक्स पेबल है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा है तो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, आजकल जो पैन कार्ड है वो हर जगह मांगते हैं, हर जगह यूज़ होता है पैन कार्ड, तो हमें बताना है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैन कार्ड या पैन, इसके ऊपर हम राइट ए शॉर्ट नोट, अब शॉर्ट नोट लिखेंगे। इसके अंदर क्या दे रखा है, परमानेंट अकाउंट नंबर मीन्स अ नंबर अलॉटेड टू एवरी टैक्स पेयर बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाई। परमानेंट अकाउंट नंबर हर एक टैक्स पेयर आदमी को दिया जाता है। आज अब इस टाइम पे तो सबका पैन बनने लगा है, बट विल बी प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर इन SSC। इसके अंदर प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, असेसमेंट ईयर कौन सा होगा। प्रीवियस ईयर 1 जून
1 जून 2020 है और फिर 1 जनवरी 2021। तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा इसके अंदर 1 जून 2020 टू 30। अब हमें बताना है कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कौन सा होगा। तो प्रीवियस ईयर होगा 1 जून 2020 टू अगले महीने तक, जब हमारा पीरियड एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो वो 31 मार्च 2021 को हमारा पीरियड एंड हो जाएगा। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर भी सेम 1 जनवरी को हमारा स्टार्ट हुआ है, तो 31 उसी साल के अंदर 31 मार्च को हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा साल एंड होता है वो होता है 31 मार्च को। तो हम उसी साल के अंदर एंड कर देंगे उसको। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2021 से लेके अगला जो साल होता है हमारा वो असेसमेंट ईयर होता है। तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 22 तक 31 मार्च, और सेम एज इट इज़ 1 अप्रैल 2021 से 2022 तक। और आज की आज की वीडियो में हमने कर लिए हैं जो जितने भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन था को इनकम टैक्स का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका क्लियर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कन्फर्म हो चाहे ना, वो हमें उससे मतलब नहीं है, वो उससे अगला साल होगा। इसके बाद है मिस्टर अजय हैज़ अपॉइंटेड, मिस्टर अजय अपॉइंट किया गया है 1 तारीख 8वां महीना और 2020 के अंदर। 8वां महीना कौन सा होता है? सितंबर के अंदर। नहीं, 8वां महीना अगस्त होता है, अगस्त के अंदर, सॉरी। एल लेक्चर अगेंस्ट लीव अ वैकेंसी, लेक्चरार अपॉइंट किया गया है अजय को, मिस्टर अजय को। एंड मिस्टर मोहन अपॉइंट ज्वाइन एज कॉलेज, मिस्टर मोहन ने अपॉइंट किया है 1 फरवरी 2021 को। तो प्रीवियस ईयर अजय का कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर अजय का होगा 8 तारीख को, तो वो अपॉइंट किया गया है। जब मार्च एंड करेगा तो वो उसका 2020 के अंदर उसको अपॉइंट किया गया, तो 2021 के अंदर उसका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इफ़ इवन ही अर्न्स इज इनकम टेल, वो अगर इस तक 31/1/2021 तक वो अर्न कर रहा है तो टिल तक उसको हम लिख लेंगे। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अमाउंट नंबर। कलेक्शन अमाउंट नंबर और टैक्स कलेक्शन अमाउंट और टैक्स डिडक्शन नंबर के अंदर हमें राइट ए शॉर्ट नोट लिखना है। इसके अंदर दे रखा है एवरी पर्सन डिडक्शन टैक्स और कलेक्शन टैक्स एट अ सोर्स हु हैज़ नॉट बीन अलॉटेड अ टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। हर एक पर्सन जो होता है डिडक्शन टैक्स और कलेक्शन टैक्स एट अ सोर्स हु हैज़ नॉट बीन अलॉटेड अ टैक्स डिडक्शन, जिसको टैक्स डिडक्शन अलॉट नहीं किया गया है, अकाउंट नंबर और अ टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स कलेक्शन और टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर अलॉट नहीं किया गया है, सेल अप्लाई उसको फिर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म जो 49B फॉर्म होता है वो विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर, फॉर्म द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ महीने के आखिरी में, इन विच द टैक्स हैज डिडक्टेड और कलेक्टेड, जब वो टैक्स डिडक्ट हुआ और कलेक्ट हुआ है उसको बताना पड़ेगा। टू AO फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एंड कैलकुलेशन अकाउंट नंबर, collection account number. When a tax deduction and collection account number has been allotted to a person, he shall quote such a number is prescribed document. उसको जो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उसका नंबर फॉर्म करवाना पड़ेगा, अलॉट जो हुआ है उसको वो। इसके बाद लास्ट फाइनल क्वेश्चन है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है उसके अंदर ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और उस चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। अगला चैप्टर हमारा होगा एग्रीकल्चर इनकम, वो हम अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर करेंगे। वो 5 लाख से ज़्यादा हो जाए फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो उसको पेन की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ ही रिसीव एनी सम ऑफ ऑन द टैक्स रिक्वायर्ड ऑन डिडक्टेड एट द सोर्स, वो रिसीव करता है सम विच टैक्स इज रिक्वायर्ड, जिसके अंदर टैक्स रिक्वायर्ड हो तो वो उसके अंदर भी पेन की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ एनी अदर पर्सन हु हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय असेसिंग ऑफिसर को और नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कोई भी असेसिंग ऑफिसर ने वो किया है, डायरेक्ट किया है, या कोई सेंट्रल
गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसको भी नोटिफाइड करने के लिए पेन की ज़रूरत होती है, वो उसको पेन कंपलसरी होगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट द ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर। हमें ड्यूरेशन बतानी है, प्रीवियस ईयर कौन सा और असेसमेंट ईयर कौन सा है। कैसे बताएंगे हम? आप लोगों ने अगर ये नहीं पता है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो वो मैं पहले की जो वीडियोस हैं उनके अंदर करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एग्जाम के क्वेश्चन जो हैं उसके अंदर करवा चुकी हूँ कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर बताएंगे कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कौन सा है। सबसे पहले मिस्टर हेमंत एज अपॉइंटेड ऑन, मिस्टर हेमंत जो है वो अपॉइंट किया गया है 1/6/2020, एक एक तारीख जून का महीना, 6 मतलब जून, और 2020 मतलब 1 जून 2020 को मिस्टर हेमंत अपॉइंट किया गया है एज एन अपॉइंटमेंट इन स्कूल, स्कूल के अंदर अपॉइंट किया गया है। ही वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन 7/5/2021, वो इन्फॉर्म्ड किया गया है 7 तारीख, पाँचवा महीना, मतलब पाँचवा महीना कौन सा होता है जून से पहले, मई, और 2021 के अंदर। तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा। तो प्रीवियस ईयर कहाँ से शुरू होगा, हमारा प्रीवियस ईयर होगा ये 1/6/2020, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। टू कहाँ ख़त्म होगा हमारा साल जाके, 31 तारीख 31 मार्च 2021 के अंदर हमारा प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा। ये इसमें दे रखा है, द प्रीवियस ईयर ऑफ मिस्टर हेमंत विल बी इन फॉर्म ऑफ 1 तारीख को तो ये शुरू हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, और ख़त्म कब होगा, 31 तारीख को हो हमारा जो प्रीवियस ईयर वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है मिस्टर अजय, मतलब उसका जो साल कंप्लीट, हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो हमारा जो इसके अंदर जब ये अपॉइंट किया गया है, इसके बाद जो ईयर एंड जो अब हम करेंगे वो 31 मार्च को ही कर देंगे।